बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी इस बात का कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। फौज में आला तरीन तकर्रियों के मामले में किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, ये फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौज में आला तरीन तकर्रियों के मामले में किसी जल्दबाजी में नहीं और कहते हैं कि यह फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन आर्मी चीफ बनेगा और कौन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन। इस दौरान यह भी मालूम हुआ कि दिफाई हुकाम ने भी कोई समरी अरसाल नहीं की जिसमें सीनियर तरीन ओहदों पर तकर्री के लिए 3 स्टार जनरलों के नाम लिखे हों। आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर तकर्रियां वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। उमूमन वज़ीर आज़म को समरी अरसाल करने का मामला नवंबर के वस्त पर शुरू होता है, लेकिन वज़ीर आज़म खुद ही मौसू नाम तलब कर लें। ताहम हुक्मरान नून लीग और उसके इत्तेहादी जमातों में आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों की तकर्री के हवाले से गैर रस्मी बातचीत हुई। अगरचे बजाज अथॉरिटी वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो इन तकर्रियों के मामले में किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में कहा जाता है कि वज़ीर आज़म की मियां नवाज शरीफ के साथ मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। तकर्री के ऐलान से कबल तवक्को है कि वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादी शराकतदारों को एतमाद में लेंगे। नून लीग के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस मरतबा सीनियरिटी पर जोर दे सकते हैं, अगरचे ये लाजिम नहीं, लेकिन तकर्रियों के हवाले से वज़ीर आज़म गैर रस्मी तौर पर सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ से भी मशवरा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को हटाने का एतराफ कुछ लोग करेंगे, उन्होंने हटाकर अच्छा काम नहीं किया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को हटाने का एतराफ कुछ लोग करेंगे, उन्होंने हटाकर अच्छा काम नहीं किया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा फसादी खड़ा हो गया जिसने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान नियाज़ी रियासत से खेल खेल रहा है और इदारों के खिलाफ जहर घोल रहा है। क्या इमरान नियाज़ी को खुला खेल खेलने की इजाजत दी जाती रहेगी? उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चियों को खूनी मार्च में लाया जा रहा है। रियासत आइन की पासदारी करने वालों से बातचीत करती है। हमें मालूम है जो इमरान खान ने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द प्लानिंग की हुई है, हम उस दिन सरप्राइज देंगे। हमारे इल्म में है कि कहां से फंडिंग हो रही है। जावेद लतीफ का यह भी कहना था कि किसी बैक चैनल से इमरान खान से ना कोई राब्ता है और ना ही करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा मौका नहीं जाने दिया जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। दोस्त ममालिक भारी सरमायाकारी से संभाल रहे हैं तो फिर फितना 2014 वाली पोजीशन पर आ गया। इमरान खान ने मुल्क पर ताकती निज़ाम की कोशिश की, इससे अगर पहले लगाम दी जाती तो ये नौबत ना आती। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात आईनी हुदूद में कौमी जमातों और लीडरशिप से होते हैं, किसी मुसल्लह जत्थे या गिरोह के ब्लैकमेल करने से रियासत ब्लैकमेल नहीं हो सकती। हम जत्थों के लिए फेस सेविंग नहीं देंगे। अगर आज इस जत्थे से बात कर ली गई तो आइंदा के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। रियासत ब्लैकमेल होकर मुज़ाकरात नहीं करेगी। क्या अब इमरान खान को बार बार गुंजाइश दी जाती रहेगी? नवाज शरीफ को हटाने का एतराफ कुछ लोग करेंगे कि उन्हें हटाकर अच्छा नहीं किया गया। जावेद लतीफ का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहना था। यहाँ पर आपको खबर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि यकीन है कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इमरान खान का रोना ही आर्मी चीफ के मुतालिक है। ये इस्लामाबाद पहुंचे तो सही, इन्हें देख लेंगे। हुकूमत नहीं, इमरान खान चाहते हैं कि तसादुम हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि यकीन है कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इमरान खान का रोना ही आर्मी चीफ के मुतालिक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने पिछले साल ही अक्टूबर में भी झगड़ा इसलिए डाला था कि 2018 की तरह इलेक्शन होंगे और फिर वो 5 साल बल्कि 10 साल इक़्तिदार में रहेंगे। उनका यह भी कहना था कि फौज अपने आईनी किरदार में वापस जा रही है, बल्कि जा चुकी है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पहुंचे तो सही, देख लेंगे। हुकूमत नहीं, इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में तसादुम हो और ये फजा बरकरार रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने पर पीटीआई की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई रहनुमा अली नवाज ऐवान की दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने पर पीटीआई की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई रहनुमा अली नवाज ऐवान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में इस्लामाबाद इंतजामिया से जलसे के लिए इजाजत दिलवाने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने इस्लामाबाद में
جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے پر انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے انتظامیہ کے مجاز افسر کو کل پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی۔ جو کچھ ہوا اس دن وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ 25 مئی کے واقعات پر عمران خان سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے 25 مئی کے واقعات پر وضاحت طلب کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس امرتا بدیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی، جس میں صدر سپریم کورٹ بار احسن بھوں اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت نے نوٹس نہیں کیے تھے، صرف جواب مانگے تھے، جو جوابات کا جائزہ بعد میں لیں گے۔ پہلے حکومتی وکیل کا موقف سن لیتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے تفصیلی جواب کے لیے وقت مانگا ہے، انہوں نے کسی بھی یقین دہانی سے لا علمی ظاہر کی ہے۔ عمران خان نے جواب میں عدالتی حکم سے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی، فیصل چودھری کے مطابق ہدایات اسد عمر سے لی تھی۔ فیصل چودھری کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ بابر اعوان کے مطابق عمران خان کا نام کسی وکیل نے نہیں لیا تھا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ 25 مئی کو پہلے اور دوسرے عدالتی احکامات میں کتنی دیر کا فرق ہے؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پہلا حکم دن 11 بجے دیا گیا، دوسرا شام 6 بجے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں احکامات کے درمیان کا وقت ہدایات لینے کے لیے ہی تھا۔ عدالت کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہدایات کس لیے لی گئی ہیں۔ اگر کسی سے بات نہیں ہوئی تھی تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس بات کی وضاحت تو دینی ہی پڑے گی۔ جسٹس امرتا بدیال نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو عدالتی حکم کا کیسے علم ہوا؟ یقین دہانی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کروائی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا آغاز عمران خان سے ہوتا ہے۔ عمران خان نے تفصیلی جواب کا وقت بھی مانگ لیا ہے۔ وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران کا وفد بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان باہمی خصوصاً اقتصادی شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کب راولپنڈی پہنچے گا؟ اسد عمر نے نیا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے پارٹی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں لانگ مارچ کے راولپنڈی پہنچنے کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ حقیقی آزادی مارچ کے نئے شیڈول کے مطابق عمران خان 10 نومبر کو راولپنڈی پہنچیں گے۔ اسد عمر نے مزید لکھا کہ 11 نومبر کو تمام قافلے اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ لانگ مارچ میں مجمع کیسے دکھائیں؟ پی ٹی آئی رہنما کی پلاننگ کی گفتگو سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر قیانی کی عمران خان کے لانگ مارچ میں بڑا مجمع دکھانے کے لیے کی جانے والی پلاننگ کی گفتگو سامنے آ گئی۔ راولپنڈی کے علاقے گوجر خان میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں نائب صدر عامر قیانی نے کہا کہ عمران خان کا قافلہ گوجر خان پہنچے گا تو قافلے کو رش میں پھنسا کر رکھیں گے تاکہ بڑا مجمع نظر آئے۔ عمران خان کو رش میں پھنسا کر خطاب کروائیں گے، عامر قیانی کا یہ کہنا تھا۔ اسرائیل میں سیاسی عدم استحکام کے پیش نظر 4 سالوں سے بھی کم عرصے میں 5ویں بار انتخابات ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں کے ساتھ واپسی کی کوششوں میں ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو اسرائیلی پارلیمنٹ کی 61 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے انتخابات میں نیتن یاہو کے ایک بار پھر جیتنے کا امکان ہے۔ نیتن یاہو کی سربراہی میں اتحاد کو 61 نشستیں ملنے کی پیشگوئی ہے، جبکہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کی لیکوٹ پارٹی کو 30 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ لیکوٹ کا اتحاد یونائٹڈ تورے شاس اور زایا نیسٹ پارٹی پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل میں 8 جماعتوں کا اتحاد گزشتہ سال نیتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اتحادی جماعتوں کا سیاسی عدم استحکام اسرائیل میں نئے انتخابات کی وجہ بنا۔ انتہائی دائیں بازو کے رہنما تامر بین گیور نے نیتن یاہو کی بطور وزیر اعظم واپسی میں اہم کردار ادا کر
सकते हैं। तामिर बिन गेवर का सेहूनियत ब्लॉक इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आ सकता है। कायम मकाम इसराइली वज़ीर आज़म यार लापिड भी इक़्तिदार दोबारा हासिल करने की कोशिशों में नजर आते हैं। तो आपको बताएं कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। जी हां, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के टैक्स रिटर्न कांग्रेस कमेटी को देने से मुतालिक अदालती फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल करते हुए कहा कि जब तक मेरिट पर हुक्म के लिए दरकार मालूमात न हो, फैसला मुअत्तल रहेगा। अदालत की जानिब से कहा गया कि कमेटी 10 नवंबर तक अपने दलाइल दे, इसके फौरी बाद फैसला सुनाए। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल अपील कोर्ट ने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को दस्तावेजात कमेटी को देने की इजाजत दी थी। हुक्म से 8 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले दस्तावेजात जारी होने की राह हमवार हुई थी। ताहम अपील कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी अपील भी दायर की थी। मां और बच्चा ट्रेन की जद में आने से बाल बाल बच गए। भारतीय शहर मुंबई के रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस एहलकार ने अपनी हालत दिमागी से मां और बच्चे को ट्रेन की जद में आने से बचा लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया मुंबई के रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां एक खातून अपने बच्चे को गोद में लिए चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी। जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार तेज की तो खातून समेत दीगर मुसाफिर चढ़ने के लिए दौड़ पड़े और इस तरह अपना तवाज़ुन खो बैठी। वाकये की वीडियो प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी फुटेज से सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस एहलकार ने खातून को गिरता देखकर हाजिर दिमाग का इस्तेमाल किया और खातून और बच्चे को ट्रेन की जद में आने से बचा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हम बार बार तारीख देंगे और बदलेंगे, इन्हें थका थका कर मारेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अपनी मर्जी से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, बार बार तारीख देंगे और बदलेंगे, इन्हें थका थका कर मारेंगे। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पुलिस में पाकिस्तान में होने वाले मुजाहिरीन से ज्यादा बड़े मुजाहिरे लंदन में हो रहे हैं। यह तहरीक एहतसाब और मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करने की तहरीक है। उनका यह भी कहना था कि गुजरावाला में इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगवाने पर खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली हमारी तमाम नशिस्तों पर इस्तीफे कबूल करें और इलेक्शन करवाएं। अगली 120 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार इमरान खान होंगे। मरियम नवाज पर अब पाबंदी नहीं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अपनी मकबूलियत का पता चल जाएगा। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि पुलिस एहलकार ही हमारी हकीकी आज़ादी का हरावल दस्ता है। हम किसी दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये फैसला हमने करना है। हम तारीख देंगे, तारीख बदलेंगे, हम इन्हें थका थका कर मारेंगे। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि शरीफ फैमिली अपने पैसे ठिकाने लगाने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब को मार्च के आहिस्ता होने पर बड़ी तकलीफ है। लेकिन हम अपनी मंजिल पर अपनी मर्जी से चलेंगे, आपकी मर्जी से नहीं। हम इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख भी बदलते रहेंगे। यहाँ पर आपको खबर दें, चीनी कंपनियों ने कराची में पीने के पानी की फराहमी में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीनी कंपनियों ने कराची में पीने के साफ पानी की फराहमी में सरमायाकारी की दावत को कबूल कर लिया। चीनी कंपनियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी पर दीगर मंसूबों में भी सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली है। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों को 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की है और बलूचिस्तान में काम करने वाली कंपनियों को ग्वादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करके मंसूबा रवां साल मुकम्मल करने पर इसरार किया है। चीनी कंपनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अगले साल की इब्तिदा में ग्वादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की भी यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कंपनियों के वफद से मुलाकात में कहना था कि आगाह हूँ कि माजी में बहुत से मसाइल आए जिस पर माजरत खा हूँ। 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने के बाद कंपनियों को दरपेश मसाइल भी हल किए। चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी कर चुकी हैं। 50 अरब रुपए गुज़िश्ता रोज अदा कर दिए गए और 50 अरब रुपए से रिवॉल्विंग फंड भी बना दिया गया है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको आम खबर दें कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खावर शहजाद ने ब्लू
پوٹری انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ نہ صرف ملتان کی بلکہ ملک بھر کی پہچان ہے. کاشی گری کے اس فن کو دنیا بھر میں متعارف کروانا وقت کا تقاضا ہے. عالمی سطح پر ہڑپا تہذیب کو قدیم زبان میں کاشی گری سے اجاگر کر کے یہ ادارہ عالمی کانفرنس میں ٹوٹا پنجاب کی نمائندگی کرے گا. ادارے میں شام کی کلاسز کا اجرا کیا جائے. انہوں نے ادارے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی ہے اور ہدایات کی کہ کاشی گری کے ذریعے قرآنی آیات کو ڈیکوریشن پلیٹ کی صورت میں بنایا جائے جو ہر گھر کی ضرورت بن جائے. اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر ساؤتھ انجینئر قاضی محمد اسد نے انسٹیٹیوٹ کے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ادارے کی پروڈکٹ کی بیرون ملک بڑی ڈیمانڈ ہے جو وسیب کی پہچان ہے. اس موقع پر انفارمیشن آفیسر خالد محمود، فیصل محمد، نوید جمیل، شعیب کلیم خان، حسنین حیدر، ساجد محمود، شبیر قصوری، نجم السحر، محمد فہد اور دیگر سٹاف ممبران بھی موجود تھے. جبکہ وزٹ کے دوران چیف آپریٹنگ آفیسر احمد خاور شہزاد نے بلو پوٹری انسٹیٹیوٹ میں پودا بھی لگایا ہے. الحمدللہ ہمارا یہاں پہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل قسم کا وزٹ ہے. بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پوری قوم کو اسکلفل کیسے بنانا ہے، اور چونکہ ایک ٹرم کسی وقت میں استعمال ہوتی تھی ویمنامکس، 2013 میں یہ ٹرم استعمال ہوئی پہلی دفعہ کہ خواتین کیسے ملک کی اکانومی میں رول پلے کر سکتی ہیں. آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہنرمند بنائیں. 60% یوتھ آف پاکستان جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ان کو ختم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور یہ ہنرمند بنانا، دستکار بنانا، یہ دستکار اللہ کا دوست ہوتا ہے، القاسب و حبیب اللہ. تو ہم نے اپنی قوم کو جو اس ادارے نے جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے، ہم اس کو مارننگ ایوننگ پہ لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ نئے کورسز لانچ کر رہے ہیں اور نئی ڈگریاں لانچ کر رہے ہیں، ڈپلوماز نئے لانچ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے فارن کنٹریز میں جا کے ہمیں ریمیٹنسز میں بھی رول پلے کر سکیں، اپنے پاؤں پہ پاکستان میں بھی کھڑے ہو سکیں اور یہ انڈسٹری گروم کر سکے. اس کے لیے ہم نے بہت سارے اسٹیپس لیے ہیں آج الحمدللہ، جو میں نے ہمارے ریجنل ڈائریکٹر صاحب کو اور اپنے باقی اسٹاف کو ہم نے کنوے کر دی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ادارہ آپ دیکھیں گے کہ ود ان ڈیز یہ ادارہ بوم کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ترین صاحب ہیں، ترین صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہائی لائٹ کریں ہمارے انہی آرٹیفیکٹس کے اوپر. تو ان سے پکچر بھی شیئر کر لی گئی ہیں. تو اب انشاءاللہ یہ اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے ہم انشاءاللہ انٹرنیشنلی اس کو بھیجیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کی ایک کلچرل ڈسپلے جو ہے اس میں انڈس ویلی سویلائزیشن کا کیا رول ہے. اٹ وڈ بی اے بلینڈ آف کلچرل سویلائزیشن ایز ویل ایز سرامکس اینڈ بلو پوٹری. تو یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو کے جائیں گی تو یقیناً دنیا کے اندر اس کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہوگا. آپ چائنا کی بلو پوٹری تو دیکھ سکتے ہیں، بٹ چائنا کی بلو پوٹری کے اندر کسی بادشاہ کی تصویر ہوگی، کسی خاتون کی تصویر ہوگی، بٹ ہم اسپیسیفکلی انہی آرٹیفیکٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر تھے. یونیکارن تھا ان کا، ٹھیک ہے، ان کی ایفیگیز تھیں، ان کے جو انڈیسائفرڈ لینگویج تھی. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وی ول ہیو اے ڈفرنٹ ڈائمینشن آف ہائی لائٹنگ آل دیز ٹریٹس اینڈ آل دیز آرٹس. انشاءاللہ اس کے اندر ہم کچھ مصوری کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آیات جو ہیں، کیلیگرافی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کو پاکستان میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن ہم اس کو ہم پرو ایکٹیولی ایک ڈائنامک ادارے کے طور پر لے کے آئیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں مارننگ ایوننگ کلاسز کا آغاز کیا جائے گا. جی زبردست. سر نے آئے ہیں ہمارے پاس، ان کا اپنا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک نالج ہے. انہوں نے ہمیں جو باتیں آپ سے کی ہیں وہ ایکسپلین پورا کر دیا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری جو مارننگ ایوننگ کی کلاسز ہیں، ایک تو اس علاقے میں جہاں پاورٹی لیول بہت زیادہ ہے تو سر کی ڈائریکشن کے اوپر ہم جو ہے مارننگ ایوننگ کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جس طرح سر نے گائیڈ کیا ہے ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. اس کے مختلف سٹیپس ہیں جو سر نے ہمیں گائیڈ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ ادارہ دن دوگنی چار چوگنی ترقی کرے گا. تھینک یو سر، تھینک یو. ایف آئی اے کو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر کارروائی کا اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر مواد پر پابندیوں کے لیے نئی ترامیم کا فیصلہ کر لیا. حکومت قابل اعتراض مواد کی بنیاد پر کارروائی کا اختیار ایف آئی اے کو سونپ رہی ہے اور اس میں جو ترامیم تجویز کی گئی ہیں اس کے مطابق تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 ایف آئی اے ایکٹ میں شامل کی جا رہی ہے. اس بنیاد پر ایف آئی اے سوشل میڈیا مواد پر کسی بھی صارف کے خلاف کارروائی کر سکے گی اور صارف کو 7 سال قید کی سزا
सजा भी दी जा सके। इस सिलसिले में वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए FIA एक्ट में मजीद तरमीम की मंजूरी दे दी, जबकि FIA एक्ट में तरमीम की हतमी मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी, जिसके बाद FIA सोशल मीडिया पर नफरत आमेज मवाद पर कार्रवाई कर सकेगी। समरी के मुताबिक तरमीम के बाद सोशल मीडिया पर किसी किस्म की जाली खबर और अफवाह पर कार्रवाई का इख्तियार FIA को होगा। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इस कानून के तहत 7 साल तक की सजा भी। कराची के वोटर्स की पसंदीदगी में वास्ते तब्दीली आ गई। नया सर्वे भी सामने आ गया। हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि कराची के वोटर्स की पसंदीदगी में तब्दीली वास्ते आई है। प्लस कंसल्टेंट ने कराची के शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे भी जारी किया, जिसके मुताबिक 32% शहरी कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए अपनी पहली पसंद कहते हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची के शहरियों की पहली पसंद जमात इस्लामी नजर आती है। सर्वे के मुताबिक मासी में कराची की अहम हुक्मरान जमात MQM पाकिस्तान कौमी और बल्दियात के लिए वोटर्स की पसंदीदगी में चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद है। इश्तियाल-अंगेज तकरीर का केस है जहां पर ख्वाजा इजहार, फारूक सत्तार और वसीम अख्तर को बरी कर दिया गया। दहशतगर्दी की अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। कराची की दहशतगर्दी की अदालत ने फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार समेत तमाम मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। ये भी बताया जा रहा है कि इश्तियाल-अंगेज तकरीर का केस है। पुलिस ने बाबर गौरी को जमानत पर रिहा कर दिया। उसकी अदालत ने सलमान मुजाहिद बलोच को 2, रऊफ सिद्दीकी और कमर मंसूर को 1-1 मुकदमे में बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मलिर सिटी, सचल और ब्रिगेड थाने में 2016 में मुकदमात दर्ज किए गए थे। इन पर बानी MQM की इश्तियाल-अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। अफसोसनाक खबर है पाकपतन से, जहां पर पेशी के लिए जाने वाले 3 भाई मुखालिफिन की फायरिंग से कत्ल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। फोटो फाइल वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकपतन में पेशी के लिए अदालत जाने वाले 3 सगे भाई मुखालिफिन की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। पुलिस थाना मलका हास के मुताबिक मकतूलीन अदालत में पेशी के लिए चक 72D से मोटरसाइकिल पर पाकपतन आ रहे थे कि जमाल कोट में मुखालिफिन ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे तीनों भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन की फायरिंग से जाँ बहक भाइयों की शनाख्त इरशाद, मुमताज और तनवीर के नामों से हुई, जबकि मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी पाकपतन के थाना मलका हास की हुदूद में 3 भाइयों के कत्ल के वाक़े का नोटिस देते हुए IG पंजाब से जल्द मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने और मकतूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। खबर है रहीम यार खान से, जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीमुल्लाह खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान आबादपुर, एहसानपुर, सुर्खफीते और ब्यूरोक्रेसी की मनमानियों से आजिज आकर बेबस आवाम का पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज के लिए अनोखा अंदाज। मुजाहिरीन ने भैंस पर पंजाब हुकूमत लिखकर उसके सामने बीन बजाई और भैंस के आगे बीन बजाने के मशहूर मुहावरे को अमली सूरत में ड्रामाटाइज करके दिलचस्प अंदाज में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। मौजा फतेहपुर टवाना की बस्ती लश्कर खान कुराई में ये मुजाहरा करने वाले गरीब किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि रहीम यार खान के महकमा माल ने सरकारी रिकॉर्ड में विरासती ज़मीन के वनडे बनाकर उसकी तकसीम के दौरान उनके हिस्से की कई एकड़ ज़मीन बासर ग्रुप को मुंतकिल कर दी है। गरीब किसानों का कहना था कि मौका पर ज़मीन 41 एकड़ है, लेकिन महकमा रेवेन्यू ने 51 एकड़ का वंडा बनाकर मुखालिफ ग्रुप को नवाज दिया। वो 2 साल से तहसीलदार और ADC रेवेन्यू के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत का पुतला भी नजर आतिश किया और कहा कि पंजाब हुकूमत और महकमा रेवेन्यू को अपना मौक़िफ़ बयान करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। अफसोसनाक खबर जैकबाबाद से, जहां पर जैकबाबाद में चचा ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके भतीजी और नौजवान को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम फरार, लाशें तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, तहसील ठल के थाना सेक्शन के इलाके गोट खान मोहम्मद बड़ों में गैरत के नाम पर लड़की और नौजवान लड़के को फायरिंग करके बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम जान मोहम्मद ने अपनी 16 साल भतीजी दिलशाद और 25 साल माजिद को गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गया। इत्तला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया और ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। आखिरी इत्तला
तक मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। खबर है KPK से, जहां पर वीनस न्यूज के ब्यूरो चीफ जुल्फिकार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख के लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं उठेंगे, तारीखी धरना होगा। जालिम हुक्मरानों ने 6 महीनों में मुल्क में फस्तायत बर्पा कर रखी है, इस फशिस्ट हुकूमत से निजात ज़रूरी है। उनका यह भी कहना था कि कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने प्रेस क्लब हरीपुर की नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सीनियर पार्लियामेंटेरियन और साफियों पर तशद्दुद की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, जो 75 साल से मुख्तलिफ शक्लों में इक़्तिदार पर बराजमान रहे। अमेरिका और यूरोप कभी भी पाकिस्तान को तरक्की करता बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाकिस्तान को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। आज वो लोग इक़्तिदार पर काबिज हैं जिन पर अदालतों में अरबों रुपए के करप्शन केसेस चल रहे हैं। ऐसी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हरीपुर में अरबों रुपए तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील का सहरा खान ब्रदरान के सर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में एबटाबाद, हरीपुर और हज़ारा डिवीजन में जितने तरक्याती काम हुए, इसकी बासी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मौका पर उनकी हमरा मारूफ सनतकार मुश्ताक अहमद शेख भी मौजूद थे। एक बार बात की तहसील ठल के नवाही गांव शेर खान खोसो का 2 साला बच्चा मलेरिया के तेज बुखार के बायस तालुका अस्पताल ठल में तड़प तड़प कर जांबहक हो गया। मलेरिया का केस ठल में जांबहक होने वाले बच्चों की तादाद 36 हो गई है। तालुका अस्पताल में लाखों रुपयों की बजट होने के बावजूद अद्वियात का फुकदान है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को अस्पताल में शदीद मुश्किलात का सामना है। तालुका अस्पताल ठल में डॉक्टर न होने की वजह से ठल के नवाही गाँव शेर खान खोसो में 2 साला बच्चा लतीफ भट्टी मलेरिया के तेज बुखार के बायस जाँ बहक हो गया। वरसा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी का नोटिस लेकर मलेरिया में मुब्तला दीगर बच्चों की जानें ज़ाया होने से बचाई जाएं। खबर है खानेवाल से, जहां पर इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन उसामा खान दुल्ताना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपनी पार्टी का मंशूर वाज़े कर दिया। खानेवाल में मीडिया से मरकजी चेयरमैन उसामा खान दुल्ताना गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान के क़याम का मकसद मुस्लिम वर्ल्ड बैंक के लिए कोशिशें करना है, मुस्लिम लॉबी को वजूद में लाना और मुस्लिम यूनियन बनाना है, इस्लामी तरीके से दुनिया और मुल्क चलाने पर कौम में शऊर उजागर करना है, पाकिस्तान की मईशत में इनकलाबी पॉलिसी को लागू करना, तालीम को आम और मुफ्त करना, सियासी निज़ाम के लिए कोशिश करना है। अमन, खुशहाली और तरक्की हमारा मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के हर शहर से नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हमारे उम्मीदवार उसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ पर आपको खबर थाना सदर मुल्तान की हदूद में हेड सिकंदरी नाले पर एक पुलिस चौकी कायम की गई थी, जिसके कायम होने से मुल्तान में होने वाले क्राइम की शरह कम हो गई थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से इस चौकी को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह थाना सदर में नफरी की कमी बताई जाती है। अहले इलाका का मुतालबा है कि फौरी तौर पर CPO मुल्तान इस चौकी को बहाल करे ताकि जराइम की शरह में कमी वाक़ हो सके। याद रहे कि इस चौकी के नज़दीक मुल्तान एयरपोर्ट की बाउंड्री भी मौजूद है, जिसकी वजह से यह इलाका इंतहाई हसास करार दिया जा चुका है। से खबर है, जहां पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने घर से भागे भीख मांगते 5 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में 9 साला वकास, 10 साला राशिद, 12 साला मोहम्मद अली, 11 साला आज़ाद, 9 साला मोहम्मद वली शामिल हैं। बच्चों को एयरपोर्ट, कैंट मार्केट, चौक घंटा घर से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों के लवाहिकीन की तलाश जारी है। खबर है खेल के मैदान से, जहां पर T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दिलचस्प मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी है। ICC T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी है। एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन ने टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बैटिंग की दावत दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 184 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में बांग्लादेशी ओपनर्स ने बेहतरीन आगाज फराम किया, ताहम बारिश ने बांग्लादेश की मुश्किलात बढ़ा दी और भारत ने बांग्लादेश को डिक विलियर्स मेथड के तहत 5 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। विराट कोहली ने 74 रन का नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। कप्तान रोहित शर्मा 2 और KL राहुल 50, सूर्य कुमार यादव 30, हार्दिक पांड्या 5, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 3
खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि कप्तान शकीब उल हसन 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे। इसी के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।